आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। बीते दिनों जब लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद जैसे ही जेडीयू ने इस बात की घोषणा की कि बिल मुसलमानों के हक में है, वो बिल के खिलाफ नहीं जाएगी, उसके बाद कई तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी। आया बिल एज इट इज़ अपने फॉर्म में पास हो जाएगा? बिल का क्या होगा? क्या बिल में इस बात को लेकर के जो मैंडेटरी किया जा रहा है या जो वो दरवाजे खोले जा रहे हैं, जो विंडो खोला जा रहा है कि इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को या नॉन मुस्लिम्स को लाया जाए, इस तरह की जो संभावनाएं थीं, जिस पर कई तरह के सवालात भी खड़े होने लगे। लोगों की तरफ से कहा गया अगर वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री होनी है तो क्यों नहीं सरकार इस बात का प्रावधान कर देती है कि राम मंदिर का कोई ट्रस्टी या राम मंदिर का कोई हेड भी मुसलमान हो, उसकी देख रेख में सारी चीज़ें हों। क्या सरकार इस चीज़ को करेगी? ये कई ऐसे सारे सवाल थे। इन सवालों के बीच में एक जो पूरा इसके पर्दे के पीछे खेल खेला गया और कैसे इसको जेपीसी में भेजा गया, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। आप लोग जानते होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हमेशा माइनॉरिटीज़, विशेषकर मुसलमानों के मुद्दों पर और ख़ास तौर से आर्टिकल 341 पर जिस तरह से मुखरता से बात रखी है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई दूसरा नेता इस पर रखा हो। जब देश के मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल चस्पा कर दिया गया था, तब रामविलास पासवान अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग के साथ प्रधानमंत्री से, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की थी और मुद्दों को समाधान करने की कोशिश की थी। उसके बाद देखा गया था कि धीरे धीरे करके इस तरह के जो लामबंदी मुसलमानों के खिलाफ हो रही थी और उनके माथे पर दहशतगर्दी का या आतंकवाद का लेबल चस्पा करने की कोशिश हो रही थी, उसको मिटाया गया। इसी कड़ी में कई बार रामविलास पासवान बटला हाउस भी आए थे और यहाँ पर लोगों को यकीन दिलाया था और सहारा दिलाया था कि वो संकट के समय में मुसलमानों के साथ हैं। वतन समाचार को जो सूत्रों से मिली जानकारी वो बेहद अहम है कि इस बिल के पीछे दो बड़ी पार्टियां जो सबसे अहम काम कर रही थी, उसमें सबसे बड़ा जहां चंद्राबाबू नायडू थे, वो इस बात के हक में बिल्कुल नहीं थे कि इस बिल को एज इट इज पास किया जाए, लेकिन वो ये भी नहीं दिखना चाहते थे कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ हैं या अपनी सरकार के खिलाफ हैं या जो गठबंधन की सरकार है, जो एनडीए सरकार है, उसके खिलाफ हैं। इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से पूरा जाल बुना और साथ ही वतन समाचार को जो सूत्रों से जानकारी मिली, उसमें चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में किसी ऐसे बिल को जो माइनॉरिटीज़ को लेकर के हो और स्पेशली मुसलमानों को लेकर के हो, जिसमें उनके हितों का हनन होता हो, वो किसी भी ऐसे बिल को कबूल नहीं करेंगे, उनकी पार्टी कबूल नहीं करेगी। जिसके बाद सरकार को ऐसा लगा कि उनके घटक दल जब इंटरनल मीटिंगों में इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद सरकार के कान खड़े हुए और पिछले 10 सालों के बाद के प्रधानमंत्री मोदी के 2014 और 2019 के टेन्योर के बाद 2024 का ये पहला टेन्योर है 10 साल में जब किसी बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया हो। हालांकि डिमांड ये थी और उम्मीद ये थी कि ये बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जेपीसी के पास भेजा गया। और जेपीसी के पास भेजने में इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत हो, एक तरफ जहां अखिलेश यादव गरज रहे थे, वहीं राहुल गांधी की पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई थी, तीसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और तो चौथी तरफ स्टालिन ने, तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे थे। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जिस मुखरता से बात संसद में अपनी रखी है, वो अपने आप में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने के काबिल है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सत्ता पक्ष भी अगर कमजोर हो, सरकार अगर कमजोर हो तो बातें सुनी जाती हैं। और 2004 का यूपीए 1 इस बात का साक्षी है कि जितने बड़े काम 2004 में हुए, उससे पहले ना कभी शायद इतने बड़े काम हुए थे, ना ही उसके बाद कभी शायद हो पाए, क्योंकि सरकार कमज़ोर थी, लेफ्ट का दबदबा था और तमाम तरह के बिल, चाहे वो आरटीआई एक्ट हो या इस तरह के जितने भी बिल आए, वो इसी बीच में आए। सच्चर कमेटी का मामला भी इसी बीच में आया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का भी मामला इसी बीच में आया। तो अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्राबाबू नायडू और चिराग पासवान ने ये पूरी रूपरेखा रची। हालांकि जब बिल संसद में आ रहा था, उस वक्त मैंने जेडीयू के नेताओं से बात की तो जेडीयू के नेताओं का कहना था कि हमने पूरी कोशिश कर ली कि पार्टी इस बिल के खिलाफ जाए, लेकिन पार्टी इस बिल के खिलाफ जाने के मोड में नहीं है।
लेकिन जब बिल जेपीसी को चला गया उसके बाद उनके टोन बदल गए और उनका यह कहना था कि हम चाहते थे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसलिए हम सरकार के खिलाफ भी नहीं दिखना चाहते थे और माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा करना चाहते थे। तो ये रहा पूरा मामला कि वक्फ बिल कैसे कैसे क्या हुआ। अब इसमें लोकसभा से 21 लोगों की कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, असदुद्दीन ओवैसी समेत जावेद समेत कई सांसद शामिल हैं। 21 सांसदों की एक कमेटी है और आगे ये क्या रूप लेगी, कितनी बड़ी कमेटी होगी और कौन कौन लोग इस कमेटी में आएंगे। साथ ही हमें एलजेपी के नेताओं ने, लोजपा पासवान के नेताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया वतन समाचार से बातचीत में बगैर नाम लिए कि अगर कोई भी स्टेक होल्डर वक्फ से मुताल्लिक आता है और वो जेपीसी के सामने अपनी बात रखना चाहता है और उसको बात करने का मौका नहीं दिया जाता है तो हम उसके लिए विंडो खोलेंगे और उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे। तो ये बेहद अहम अपडेट है कि अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो आप लोजपा के दफ्तर में जाइए, वहां पर उनको अवेयर कराइए कि आप चाहते हैं जेपीसी के सामने अवेयर होना, जेपीसी के सामने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के अपनी बातों को रखना, क्योंकि वो तमाम शंकाएं, तमाम शुबहात जो इस पूरे बिल में हैं उनको दूर करना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर से जब प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हों तो ऐसे समय में ये बिल और ज़रूरी हो जाता है कि इस बिल को बहुत ही बारीकी से देखा जाए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि ये पिछले 10 सालों में ये पहला ऐसा मौका है जब कोई बिल जेपीसी को भेजा गया हो, वरना आपने देखा होगा कि किस तरह से हु करके बिल पास हो जाते थे। विपक्ष कई तरह के संगीन आरोप लगाता था बिल पर बहस ना होने की, और कई बार तो यहां तक कहा जाता था कि बिल की कॉपी बहुत पहले नहीं भेजी गई, बिल को कई बार स्टडी नहीं कराया गया। तो ये रहा पूरा मुद्दा कि कैसे इस बिल को पास कराया गया, कैसे इस बिल को जेपीसी को भेजा गया। अब बिल का क्या होगा, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपना जो वोट बैंक है उसको ये मैसेज देना चाहती थी कि वो वक्फ एक्ट को लेकर के इस तरह के प्रावधान करना चाहती है। बातें जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अब ये बिल जेपीसी के पास है, कब पास होगा कब नहीं होगा ये एक बड़ा विषय है। उसके बाद फिर ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राज्यसभा में भी क्या कोई अमेंडमेंट आता है नहीं आता है, कई ऐसे सारे सवाल हैं जिसको देखना बेहद अहम होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।